नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्या न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे जो दिल्ली से आ रही है। राज्यसभा सभापति ने बैठक बुलाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आर्या न्यूज के जरिए आप सुन पा रहे हैं। वेंकैया नायडू ने ये सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद के मानसून सत्र से पहले बुलाई गई है सर्वदलीय बैठक। 17 जुलाई को राज्यसभा में सभी पार्टी नेताओं की ये बैठक होगी। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर है दिल्ली से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, राजनीति से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्यसभा में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया जाएगा 17 जुलाई को। वेंकैया नायडू ने इस बैठक को आमंत्रित किया है। सभी पार्टी के नेताओं के साथ ये बैठक की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आर्या न्यूज के जरिए आप सुन पा रहे हैं, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है। वेंकैया नायडू ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है 17 जुलाई को। इस बैठक के आह्वान का जो है वो आदेश दिया गया है सभी पार्टियों के नेताओं को। संसद के मानसून सत्र को लेकर के ये अहम बैठक 17 जुलाई को बुलाई गई है और ये बैठक जो है वो राज्यसभा में होनी है। सभी पार्टियों के नेताओं के साथ अहम बैठक करेंगे वेंकैया नायडू, जिन्होंने इस बैठक का गठन किया है। तो बड़ी खबर आर्या न्यूज के जरिए दिल्ली से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपको बताते चले दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है। राज्यसभा सभापति ने यह बैठक बुलाई है। दिल्ली से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करा देते हैं। केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला है। आपको बताते चले राष्ट्रीय आयुष मिशन 2026 तक जारी रहेगा। केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा, केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। तो आयुष के तहत जो मोदी ने तोहफा दिया था, प्रधानमंत्री ने तोहफा दिया था केंद्रीय कर्मचारियों को, वो आपको बताते चले जारी रहेगा। महंगाई भत्ते में कुल 11% की बम्पर बढ़ोतरी की गई है। ग्रामीण विकास पर 9,800 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे। देश में 12,000 आयुष हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे और इसके साथ साथ पशुपालन के लिए एम्बुलेंस सेवा भी शुरू की जाएगी। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। ग्रामीण विकास पर 98,000 लगभग आपको बताते चले खर्च किए जाएंगे। 12,000 आयुष हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे। बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले पशुपालन के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की जाएगी। चलिए खबरों की तरफ रुख करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह 17 जुलाई को पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मुलाकात करेंगे। इस दौरान उनके अन्य मुद्दों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के मामले को उठाने की संभावना है। बैठक में इन राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक भी शामिल होंगे। केंद्र ने इच्छा व्यक्त की है कि राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय मुद्दों को 15 अगस्त को 75वें स्वतंत्रता दिवस से पहले सुलझा लिया जाएगा। मेघालय की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान शाह यहां के निकट उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र मुख्यालय में एक बैठक भी करेंगे। गृह मंत्री राज्य में कुछ परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पूर्वोत्तर में कई मुद्दे हैं। मणिपुर और त्रिपुरा में आम चुनाव होने हैं। इस क्षेत्र में कोविड-19 मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आ रही है। सपा मुख्यालय में चल रही बैठक अब खत्म हो चुकी है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव कार्यालय से निकल चुके हैं और कल होने वाले प्रदर्शन को लेकर चर्चा भी लगातार अब गर्म हो चुकी है। प्रदर्शन को प्रभावी ढंग से करने का फैसला लिया गया है। बेरोजगारी, कानून व्यवस्था जैसे अहम मुद्दों पर सपा जो है वो मुखर होकर सरकार का विरोध करेगी। 2022 चुनाव को लेकर जिम्मेदारी ये जो है सौंपी गई है। जातिगत क्षेत्रवार लोगों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो सक्रिय हो चुकी हैं। और आपको बताते चले बेरोजगारी, महंगाई और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि तमाम कानून व्यवस्थाओं के मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी बीजेपी को घेरने की पूरी तैयारी कर चुकी है। कल आपको बताते चले बीजेपी का घेराव समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। उसी को लेकर के बैठक चल रही थी जो अब खत्म हो चुकी है। जातिगत क्षेत्रवार लोगों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि अपने अपने क्षेत्रों में वो विरोध प्रदर्शन जो है उसे और उग्र करे। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सपा मुख्यालय में जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव कार्यालय से बाहर आ गए।
लखनऊ के बाद ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। ग्रेटर नोएडा में अलर्ट पर पुलिस प्रशासन हो चुका है। लखनऊ में मिले आतंकियों के बाद पुलिस जो है वो अब ग्रेटर नोएडा की भी अलर्ट हो चुकी है। आपको बताते चलें 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद लगातार मध्य प्रदेश और इसके बाद दिल्ली, उत्तर प्रदेश और ग्रेटर नोएडा लगातार अब सतर्क हो रहे हैं। पुलिस महकमा जो है वो एक्शन मोड में आ चुका है। सूरजपुर कोर्ट परिसर में पुलिस ने अभियान चलाया। कोर्ट परिसर में आने वाले लोगों की चेकिंग की गई। सूरजपुर पुलिस ने कोर्ट में चेकिंग अभियान चलाया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। सूरजपुर पुलिस ने कोर्ट में चेकिंग अभियान चलाया क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था जो स्लीपर सेल बन के आपको बताते चले सालों से रह रहे थे। उनके घर से तमाम तमंचे, बम और आपको बताते चले विस्फोटक चीजें बरामद हुई थी, जिसके बाद पुलिस अब पूरी तरीके से अलर्ट हो चुकी है, जिसको देखते हुए ग्रेटर नोएडा में भी सूरजपुर कोर्ट परिसर में चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है ग्रेटर नोएडा में ताकि किसी तरीके की हताहत को अंजाम न दिया जा सके। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश तक की पुलिस जो है वो अलर्ट हो चुकी है क्योंकि कई राज्यों के साथ साथ बीजेपी शासित क्षेत्रों को दहलाने की कोशिश थी। तो तजिकिस्तान के दुशांबे में आज शाम भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष वांग यी के बीच अहम मुलाकात अपेक्षित है। एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में शरीक होने पहुंचे थे और दोनों नेताओं की मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब बीते 14 महीनों से जारी सीमा तनाव को सुलझाने की माथापच्ची अभी भी जारी है। माना यह भी जा रहा है कि यह मुलाकात एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद शाम के वक्त होनी है। इससे पहले दोनों नेता एससीओ बैठक के दौरान साथ होंगे। वहीं एक साथ अफगानिस्तान पर बने एससीओ संपर्क समूह की मीटिंग में भी भाग लेंगे। उम्मीद की जा रही है कि दुशांबे में होने वाली भारत चीन विदेश मंत्रियों की इस बैठक से निकलने वाला संदेश दोनों मुल्कों के बीच प्रस्तावित 13वें दौर की सैन्य कमांडर स्तर बातचीत की दिशा और नतीजे भी प्रभावित करेगा। महत्वपूर्ण है कि लद्दाख के इलाके में बीते साल मई से जारी सीमा तनाव के बीच यह दूसरा मौका होगा जब भारत और चीन के विदेश मंत्री आमने सामने मुलाकात करेंगे, रूबरू होंगे। इससे पहले जयशंकर और वांग यी की मुलाकात मॉस्को में एससीओ बैठक में हाशिए पर हुई थी। हालांकि इस दौरान दोनों विदेश मंत्रियों के बीच फोन संपर्क होते रहे हैं। गत 30 अप्रैल और उसके पहले जयशंकर और वांग यी के बीच हुए टेलीफोन संपर्क में भारत ने साफ कर दिया था कि संबंधों की बेहतरी के लिए जरूरी है कि चीन सीमा पर सैन्य जमावड़ा घटाए और तनाव कम करे। उत्तर प्रदेश के कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। कानपुर में जमीन के लिए रिश्तों का खूनी खेल देखने को मिला है। भतीजे ने जमीन के लिए चाचा की हत्या कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। जमीन के लिए चाचा की पीट कर हत्या कर दी गई है। घटना के बाद मौके से आरोपी जो था वो फरार हो चुका है। पुलिस आरोपी भतीजे की तलाश में अभी भी जुटी हुई है। कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां पर ये बड़ी घटना हुई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि घटना के बाद मौके से आरोपी फरार हो चुका है। पुलिस अभी तक आरोपी की तलाश कर रही है, आरोपी भतीजे की तलाश कर रही है। आपको बताते चले आरोपी भतीजे ने अपने चाचा को मौत के घाट उतार दिया है। जमीन विवाद में आपसी रिश्तों में खूनी खेल देखने को मिला है। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश के कानपुर से अब तक पहुंचा रहे हैं। कानपुर में जमीन के लिए रिश्तों का खूनी खेल देखने को मिला है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि भतीजे ने जमीन के लिए चाचा की हत्या कर दी है। हालांकि हत्या करने के बाद आरोपी फरार हो गया। तो कोरोना संकट काल के समय अधिकतर पढ़ाई ऑनलाइन चल रही थी। नए स्किल और डिग्री के लिए स्टूडेंट्स नामी कॉलेज में ऑनलाइन एडमिशन ले रहे हैं। मुंबई पुलिस ने एक नामी कॉलेज में पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कैरियर गाइड्स की ट्रेनिंग देने वाले टीचर सुशील मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है, जो मैनेजमेंट क्लासेस में एडमिशन दिलाने के नाम पर कईयों से ठगी करता था। इसने न सिर्फ फर्जी मेल आईडी बनाकर एडमिशन होने की जानकारी दी, बल्कि फर्जी जूम आईडी बनाकर ऑनलाइन क्लासेस भी दिलवाई थी। मुंबई पुलिस के साइबर सेल ने फर्जीवाड़े का खुलासा किया। मुंबई पुलिस नॉर्थ रीजन साइबर सेल की सहायक पुलिस निरीक्षक अनुराधा पाटिल ने बताया है कि नामी मैनेजमेंट कॉलेज में ऑनलाइन एडमिशन देने के नाम पर
लाखों रुपए ऐंठने वाले शख्स को उत्तर विभाग साइबर सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। इस शख्स का नाम सुशील पारसनाथ मिश्रा है, जो बड़े कॉलेजों में पर्सनालिटी डेवलपमेंट और करियर गाइड्स की ट्रेनिंग देने का काम करता था। इस ठग शिक्षक मैनेजमेंट क्लासेस में एडमिशन दिलाने के नाम पर कईयों से ठगी करता था। इसने न सिर्फ बड़े मैनेजमेंट कॉलेज का फर्जी मेल आईडी बनाकर एडमिशन होने की जानकारी दी है, बल्कि फर्जी जूम आईडी बनाकर ऑनलाइन क्लासेस भी दिलवाई। मुंबई पुलिस नॉर्थ रीजन साइबर सेल की सहायक पुलिस निरीक्षक अनुराधा पाटिल ने बताया कि धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ जब बोरीवली के रहने वाले एक सीनियर सिटीजन ने अपनी बच्ची का मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी में एडमिशन के लिए जोगेश्वरी के रहने वाले सुशील पारसनाथ मिश्र को 9 लाख रुपए दिए थे। मामला तब और गहराता गया जब एडमिशन होने की पुष्टि के लिए आरोपी सुशील ने नामी कॉलेज का लोगो लगाकर फर्जी ईमेल आईडी के द्वारा एडमिशन हो जाने की बात कंफर्म की। परिवारजनों ने कांदिवली पूर्व के उत्तर विभाग साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है। एपीआई अनुराधा पाटिल ने चीटिंग का मामला दर्ज करते हुए आरोपी सुशील को ईस्टर्न साइबर सेल से हिरासत में लिया और पूछताछ की तो इस रैकेट का कई पीड़ित सामने आ चुके हैं। अब तक की जांच में सामने आया है कि सुशील मिश्रा ने मुंबई में रहने वाले ऐसे अन्य कई परिवार वालों से पैसे ऐंठे। किसी से 2 लाख, किसी से 9 लाख एडमिशन के नाम पैसे लेकर उड़ गया, जिसमें मुंबई अलग अलग पुलिस स्टेशनों में मामले भी दर्ज किए गए। तो देश में नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर अधिकतम स्पीड लिमिट जल्द ही बढ़ सकती है। परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अपने मंत्रालय के अधिकारियों को वाहनों की अधिकतम स्पीड लिमिट में संशोधन करने के निर्देश दिए। गडकरी ने सड़कों की अलग अलग कैटेगरी के अनुसार वाहनों की स्पीड लिमिट 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो एक ऐसी व्यवस्था तैयार करें जिससे एक निश्चित मार्ग पर स्पीड लिमिट में समानता बरकरार रहे। साथ ही कम दूरी के मार्गों में स्पीड लिमिट को लेकर दिए जाने वाले दिशा निर्देशों में बार बार बदलाव न देखने को मिले। गडकरी ने एक अपने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्देश जारी किए हैं। वर्तमान में कारों के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित अधिकतम गति सीमा राष्ट्रीय राजमार्गों पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे, वहीं एक्सप्रेसवे पर ये स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। हालांकि राज्य पुलिस और अन्य एजेंसियों के पास अपने क्षेत्र में आने वाले राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर गति सीमा तय करने का अधिकार है। यही वजह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के कुछ हिस्सों पर अलग अलग राज्यों के हिसाब से स्पीड लिमिट में बदलाव देखने को मिलता है। इसके साथ ही शहरों में एक तय मार्ग पर अलग अलग स्पीड लिमिट से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन मार्गों पर स्पीड लिमिट के दिशा निर्देश वाले साइन बोर्ड भी पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये समस्या और बढ़ जाती है। रोड सेफ्टी एक्सपर्ट्स के अनुसार सड़कों पर स्पीड लिमिट को अच्छी तरीके से परिभाषित और अधिसूचित किया जाना चाहिए। इसमें लोगों की दिक्कतें भी कम होंगी और एक्सीडेंट की घटनाओं में भी कमी देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट ने मंगलवार को ओबीसी आरक्षण पर बड़ा फैसला सुना दिया है। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने पर हाई कोर्ट ने रोक बरकरार रखी है। जबलपुर हाई कोर्ट ने साफ किया है कि फिलहाल ओबीसी वर्ग को पहले की तरह 14% आरक्षण ही दिया जाएगा। मामले पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर डॉक्टर्स की नियुक्ति जरूरी है। इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वो मेरिट लिस्ट तो 27% ओबीसी आरक्षण के हिसाब से बना सकती है, लेकिन डॉक्टर्स की नियुक्ति में 14% ओबीसी आरक्षण ही दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने मामले पर याचिकाकर्ताओं सहित राज्य सरकार से लिखित में अपनी बहस के बिंदु पेश करने के आदेश दिए। कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तारीख तय कर दी है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव ने कहा, प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आर्थिक सामाजिक स्थिति और उनकी बड़ी आबादी को देखते हुए ओबीसी आरक्षण बढ़ाना बेहद जरूरी है। हालांकि याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक किसी भी स्थिति में आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता।
तो देश में कोरोना की दूसरी लहर थोड़ी कमजोर जरूर हुई है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुई है। हर दिन करीब 40,000 नए लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 38,792 नए कोरोना के केसेस आए हैं और 624 संक्रमितों की जांच चली गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 41,000 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। कोरोना एक्टिव केस 4 लाख से ज्यादा हैं। वर्तमान में 4,29,946 लोग कोरोना संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। कोरोना से अब तक कुल 4,11,408 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि अब तक कुल 3,01,04,000 लोग ठीक हो चुके हैं। महामारी की शुरुआत से अब तक कुल 3,09,46,000 लोग संक्रमित हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 13 जुलाई तक देश भर में 38,76,00,000 कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। बीते दिन 37,14,000 टीके लगाए गए थे। बीते दिन करीब 19.15 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से कम रहा। तो बनिहाल से बारामूला के बीच रेल सेवाओं की शुरुआत पूरी तरीके से कर दी गई है। अब रोजाना सुबह 6 बजे से रात 10:30 बजे तक यह रेल सेवा चालू रहेगी। सेवाएं शुरू होने से आम लोगों ने राहत की सांस ली है। खास तौर पर नौकरी पेशा वाले लोगों को इसका महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। बता दें कि कुछ दिन पहले ये सेवा स्थगित कर दी गई थी। लोगों की मांग को देखते हुए प्रशासन ने दोबारा रेल सेवा शुरू करने का फैसला लिया। निलंबन के बाद सेवाएं फिर से शुरू की गई थी और 2 जोड़ी ट्रेनें केवल सीमित तौर पर बानिहाल से बड़गाम के बीच चली थी। अब बनिहाल से बारामूला से सेवाओं का विस्तार करने के अलावा एक अतिरिक्त ट्रेन आज से 15:10 पर बारामूला से रवाना होगी और रेलवे अधिकारियों ने कहा है कि बनिहाल से शुरू होने वाली मौजूदा सेवाओं को बारामूला तक बढ़ाने के साथ एक अतिरिक्त ट्रेन सेवा बारामूला से 15:10 पर शुरू होगी और 16:15 पर बड़गाम का मार्ग लेगी। तो भारतीय मौसम विभाग ने मंगलवार को राजधानी दिल्ली में मानसून की आदम का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। मानसून के आने के बाद दिल्ली एनसीआर के मौसम ने आज करवट ले ली है। दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में आज तेज बारिश हुई। वहीं नोएडा में घने काले बादल छाए रहे। दिल्ली एनसीआर के आसमान में इस वक्त काले बादल छाए हुए हैं। दिन में अंधेरा छा गया है। कई जगह बारिश शुरू हो चुकी है। पिछले 19 सालों में मानसून इस बार 2 सप्ताह से अधिक देरी से दिल्ली पहुंचा है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 2 से 3 दिनों के लिए दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में बारिश होगी। आमतौर पर मानसून 27 जून तक दिल्ली पहुंच जाता है और 8 जुलाई तक पूरे देश में छा जाता है, लेकिन इस बार मानसून दिल्ली में सबसे अंत में आया है। आईएमडी के मुताबिक बीते 62 सालों में दिल्ली में मानसून की पहली बारिश कम से कम 33 बार जुलाई के महीने में होती थी। बाकी के समय मानसून जून में ही आ गया था। इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून 16 दिन बाद दिल्ली पहुंचा है और 19 सालों में सबसे देरी से आया है। चलिए महंगाई में लगी रफ्तार की बात करते हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर लगातार दूसरे दिन अब ब्रेक लग चुका है। तेल कंपनियों ने बुधवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। राजधानी में आज भी पेट्रोल 101 रुपये 19 पैसे प्रति लीटर और डीजल 89 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर बेचा जा रहा है। इससे पहले सोमवार को पेट्रोल के दाम बढ़े थे, लेकिन डीजल की कीमतों में मामूली कमी आई थी। 1 मई को 90 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर से शुरू होकर अब राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमत 101 रुपये 19 पैसे प्रति लीटर है, जो पिछले 74 दिनों में 10 रुपये 79 पैसे प्रति लीटर बढ़ चुकी है। इसी तरह राजधानी में डीजल की कीमत भी पिछले 2 महीनों में 8 रुपये 99 पैसे जो है प्रति लीटर बढ़ चुकी है और बढ़कर ये कीमत जो है वो 89 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुकी है। पिछले 2 महीनों में कीमतों में वृद्धि के साथ मई, जून और जुलाई के बीच 74 दिनों में से 39 दिनों में ईंधन की दरों को संशोधित किया गया है, जिसमें से देश भर में खुदरा दरों को नई ऊंचाई पर ले जाया जा सके।